दोस्तों बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और करना चाहते हो तो कर लीजिए, नहीं करना चाहते हो तो दिक्कत कोई नहीं, आप वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। आज सबसे पहले बात करेंगे म्यूजिक डायरेक्टर ए.आर. रहमान के बारे में। आप सभी जानते हैं कि पिछले 35-40 साल से रहमान म्यूजिक दे रहा है और अपने वक्त का बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर रहा है। एक वक्त वो था कि हर दूसरी फिल्म में रहमान का ही म्यूजिक हुआ करता था। एक वक्त वो था जब सभी को रहमान का ही म्यूजिक सुनना था। लेकिन कहावत है कि जो आया है उसको जाना भी है, जो चढ़ा है उसको उतरना भी है, जो हिट है उसको फ्लॉप भी होना है। तो आज के वक्त में रहमान का म्यूजिक बहुत ज्यादा नहीं चलता, क्योंकि जो जेन ज़ी हैं उनको रहमान का म्यूजिक पसंद नहीं आता, समझ में नहीं आता। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि रहमान को फिल्में मिल ही नहीं रही। इसके बावजूद भी साल में 3-4 फिल्में तो रहमान की आती ही हैं। आप देखिए ना, छावा में रहमान का म्यूजिक था, रामायण में भी रहमान का म्यूजिक है, तेरे इश्क में जो कुछ दिनों पहले ही फिल्म रिलीज हुई थी धनुष की, उसमें भी रहमान का ही म्यूजिक है। तो कहने का मतलब यह है कि रहमान को आज के वक्त में बुढ़ापे में भी फिल्में मिल रही है, रहमान को आज भी काम मिल रहा है, रहमान की आज भी साल में 3-4 फिल्में तो रिलीज होती ही हैं। लेकिन रहमान को ऐसा लगता है कि उसको काम नहीं मिल रहा है, तो उसने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि आज के वक्त में मुझे ज्यादा काम नहीं मिलता। उसकी वजह यह है कि पिछले 10 सालों से देश में हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा हो रहा है, कम्युनल चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। यही वजह है कि बहुत सारे फिल्म मेकर्स मुझे काम नहीं देते क्योंकि मैं मुस्लिम हूं। और ये रहमान का बहुत बड़ा झूठ है, बिल्कुल सफेद झूठ है। अगर ऐसी बात होती कि उसको फिल्म मेकर्स इसलिए काम नहीं देते कि वो मुस्लिम है, तो मेरे ख्याल में आज की तारीख में रहमान के पास किसी भी फिल्म में म्यूजिक देने का काम नहीं होता। मेरे ख्याल में रहमान रामायण का म्यूजिक ना दे रहा होता। बॉलीवुड में और भी बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, जरा आप मुझे बताइए कि किस म्यूजिक डायरेक्टर की आज की तारीख में 4 से 5 फिल्में साल में रिलीज होती हैं। मुझे लगता है कि आज के वक्त में भी रहमान को ही ज्यादा काम मिल रहा है। जब रहमान से यह पूछा गया कि आप रामायण का म्यूजिक दे रहे हो तो रामायण के म्यूजिक के साथ जस्टिस आप कैसे करोगे, तो रहमान ने कहा कि मैं बचपन में एक ब्राह्मण स्कूल में पढ़ा करता था, यही वजह है कि मुझे हिंदू ग्रंथों के बारे में पता है, रामायण के बारे में पता है, और यही वजह है कि मैं इस फिल्म में एक अच्छा म्यूजिक दे पाऊंगा, इस फिल्म के साथ इंसाफ कर पाऊंगा। मेरे ख्याल में रहमान की यह बात भी सही नहीं है। उसकी वजह यह है कि रहमान मुस्लिम बनने से पहले हिंदू था। जब रहमान मुस्लिम बना तब उसकी एज रही होगी तकरीबन 25 साल। तो अगर एक आदमी 25 साल की उम्र तक हिंदू था तो जाहिर सी बात है वो हिंदू कल्चर के बारे में जानता है, हिंदू धर्म के बारे में जानता है। तो मेरे ख्याल में रहमान ने यह कहना चाहिए था कि मैं तो म्यूजिक डायरेक्टर बनने से पहले हिंदू ही था, हिंदू स्कूल में ही पढ़ा, हिंदू ग्रंथों को भी मैंने पढ़ा, तो मुझे हिंदू रिलीजन के बारे में सब कुछ पता है, हिंदू ग्रंथों के बारे में सब कुछ पता है, हिंदू कल्चर के बारे में मैं सब कुछ जानता हूं। लेकिन रहमान ने यह बात छुपाई कि वो पहले हिंदू थे, बाद में मुसलमान बने। मैं आपको ये बता दूं कि जब ये एक सुपर फ्लॉप म्यूजिक डायरेक्टर था तो किसी फकीर ने इसको बताया था कि भाई साहब तू मुसलमान बन जा, अगर तू मुसलमान बन गया तो तू बहुत फेमस, बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर बन जाएगा। उस फकीर के कहने से मुसलमान बन गया था और मुसलमान बनते ही ये एक हिट म्यूजिक डायरेक्टर बन गया था। तो मेरे ख्याल में रहमान को यह बात छुपाने की बिल्कुल कतई जरूरत नहीं थी कि वो पहले हिंदू था, बाद में मुसलमान बना था। You know, my problem with a film like that is that when every time a negative act is taking place on screen and the character is chanting Subhanallah, Mashallah, Alhamdulillah. That's such a cliche, no? रहमान को यह पता होना चाहिए कि दुनिया के सभी धर्म बराबर है, हर रिलीजन सेम है, किसी भी रिलीजन में कोई खराबी नहीं है, सिर्फ लोगों में खराबी है। कोई भी आदमी किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है जिसमें उसका विश्वास हो, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिलीजन का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो रिलीजन गलत नहीं है बल्कि वो लोग गलत हैं। और अगर रहमान की ये बात सही है जो उसने कही है कि पिछले 10 सालों से देश में हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा हो गया है बीजेपी की वजह से, यही वजह है कि उसको बहुत ज्यादा फिल्में नहीं मिल रही है क्योंकि वो मुसलमान है। I mean, you've said you're very proud of the soundtrack of Chava and it is a really good soundtrack, but it is a divisive film. It is. You know, I watched it. I'll be really honest with you. It is divisive. I think it cashed on divisiveness, but I think the core of it is to show the bravery. तो फिर उसको रामायण जैसी फिल्म में म्यूजिक देने का मौका क्यों मिला? ये इस बात का सबूत है कि जो फिल्म मेकर्स है वो इस बात को नहीं देखते कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। जो अच्छा म्यूजिक देगा, जो अच्छा काम करेगा उसको फिल्में मिलेगी, जिसका म्यूजिक चलेगा उसको फिल्में मिलेगी, जिसका म्यूजिक नहीं चलेगा, जिसका म्यूजिक पब्लिक पसंद नहीं करेगी उसको फिल्में नहीं मिलेंगी। Past 8 years, maybe, because the power shift has happened.
people who are not creative have the power now to decide things. And might have been a communal thing also. तो मैं एक बार फिर से ड्रामा ए.आर. रहमान से कहना चाहता हूं कि भाई साहब आप महा झूठे हो, आप जो कुछ भी कह रहे हो बिल्कुल गलत कह रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है कि फिल्म मेकर्स आपको इसलिए काम नहीं दे रहे हैं कि आप मुसलमान हो। हकीकत यह है कि आज के वक्त में आपका म्यूजिक नहीं चलता। हकीकत यह है कि जैन जी आपका म्यूजिक पसंद नहीं करते। हकीकत यह है कि आपका म्यूजिक आज के वक्त में घटिया है, वाहियात है, एक नंबर का थर्ड क्लास म्यूजिक है। तो जब आपका म्यूजिक नहीं चलता, जब पब्लिक को आज की तारीख में आपका म्यूजिक नहीं सुनना, जब आपका म्यूजिक हिट नहीं होता, तो जो फिल्म मेकर्स है वो आपको काम क्यों देंगे? भाई साहब आप अच्छी तरह जानते हो बॉलीवुड का रूल, जो यहां कामयाब है, जो चलता है उसी को काम मिलता है, जो नहीं चलता उसको काम नहीं मिलता। तो आपका म्यूजिक अच्छा नहीं है इसलिए आपको काम नहीं मिल रहा है, ना कि इसलिए कि आप मुसलमान हो। तो ये मक्कारी करना बंद कर दीजिए। मुकेश अंबानी की कंपनी जियो ने एक पब्लिक नोटिस निकाला है और उसमें कहा गया है कि अली अब्बास जाफर को करोड़ों रुपए जियो को चुकाने हैं। जियो का कर्जा है अली के ऊपर। तो जब तक अली जियो के पैसे नहीं दे देता, ये कर्जा चुकता नहीं कर देता, तब तक अली का कोई भी पैसा अली का नहीं है। अगर किसी को भी अली को कुछ पैसा देना है तो उसको जियो को देना पड़ेगा। अगर अली के खाते में कहीं से भी कुछ पैसे आते हैं तो वो जियो को जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि काम तो अली ही करेगा, लेकिन जो अली की फीस है वो सीधी जियो को जाएगी। अब आप ये पूछेंगे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ये क्या लफड़ा है? अगर आपको याद हो तो अली ने एक फिल्म बनाई थी बड़े मियां छोटे मियां, सुपर फ्लॉप रही थी और उसके निर्माता के साथ भी अली का झगड़ा हो गया था। अली ने निर्माता पर केस कर दिया था, निर्माता ने अली पर केस कर दिया था और वो केस आज भी अदालत में चल रहा है। ठीक उसी तरह कुछ सालों पहले अली ने जियो के लिए एक फिल्म बनाई थी ब्लडी डैडी। उसका हीरो था शाहिद कपूर। बहुत बड़ी डिजास्टर फिल्म थी, बहुत ही वाहियात किस्म की फिल्म थी और आप यकीन कीजिए उस फिल्म को बनाया गया था एक इंग्लिश फिल्म को कॉपी करके, और वो इंग्लिश फिल्म मैंने भी देखी है, बहुत ही कमाल की फिल्म थी। अगर कोई सही डायरेक्टर उस फिल्म को हिंदी में बनाता तो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनती भाई साहब वो। लेकिन अली ने उस फिल्म को इतना घटिया बनाया था, इतना वाहियात बनाया था कि वो फिल्म सुपर डुपर डिजास्टर रही थी। और बताया जाता है कि उस फिल्म का बजट इतना भारी भरकम था कि अली को आज की तारीख में कम से कम 40-50 करोड़ रुपए लौटाने हैं जियो को। जियो का अली के साथ कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था कि जो भी घाटा होगा वो अली को भरना होगा। अली ने आज तक कोई भी पैसा लौटाया नहीं। यही वजह है कि अब जियो को पब्लिक नोटिस निकालना पड़ा और दुनिया को बताना पड़ा कि अली को इतने पैसे जियो को देने हैं, और जब तक अली ये पैसे जियो को नहीं दे देता तब तक कोई भी अली को डायरेक्ट पेमेंट नहीं कर सकता। जब बॉलीवुड में कोई कंट्रोवर्सी हुई है तो कंगना दीदी उसमें ना कूदे, ये तो हो नहीं सकता। समझ रहे हो? तो जैसे ही ए.आर. रहमान ने ऐसा बयान दिया जो कंट्रोवर्शियल है, वैसे ही कंगना दीदी इसमें कूद पड़ी। कंगना ने कहा कि रहमान तू बहुत बड़ा झूठा है, बहुत बड़ा मक्कार है, तू ही असली कम्युनल है। कंगना का कहना है कि जब वो फिल्म बना रही थी इमरजेंसी, तो उसने रहमान से कहा था उस फिल्म में म्यूजिक देने के लिए। रहमान ने मना कर दिया था। रहमान ने यह कहा था कि तेरी फिल्म बहुत ही वाहियात फिल्म है, घटिया फिल्म है और ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, इसलिए मैं इसमें म्यूजिक नहीं दे सकता। कंगना का कहना यह है कि चलो म्यूजिक देना तो अलग बात है, लेकिन कंगना ने रहमान से रिक्वेस्ट की थी कि भाई साहब आप एक दफा कहानी तो सुन लो, कहानी सुनने के बाद डिसाइड करना कि फिल्म प्रोपेगेंडा फिल्म है या नहीं है। लेकिन रहमान ने कहानी सुनने से भी मना कर दिया था। रहमान ने कहानी भी नहीं सुनी थी। यही वजह है कंगना का कहना यह है कि रहमान एक बहुत बड़ा अकड़ू आदमी है, उसके बहुत ज्यादा नखरे हैं, हर कोई उसके नखरे नहीं झेल सकता। और यह मैं कंफर्म करता हूं कि जो कंगना कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं जो इसीलिए रहमान को काम नहीं देते क्योंकि रहमान बहुत बड़ा अकड़ू है, बहुत ज्यादा नखरे हैं इस आदमी के। इस आदमी को हर कोई नहीं झेल सकता भाई साहब, ये कैसे भी आदमी को परेशान कर सकता है। यही वजह है कि रहमान ने आज तक सल्लू की किसी भी फिल्म में म्यूजिक नहीं दिया, क्योंकि फिर दोनों बराबर के हो जाते हैं तो म्यूजिक तो बन ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो आप सभी जानते हैं कि कुछ सालों से गोविंदा की पत्नी सुनीता बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, भर भर के पॉडकास्ट कर रही है, इंटरव्यूज दे रही है और भर भर कर गोविंदा को गालियां दे रही है। मैं गोविंदा को नहीं माफ करूंगी, मैं नेपाल की हूँ, एक खुकुरी निकाल दूंगी ना तो सबकी हालत खराब हो जाएगी, इसलिए बोलती हूँ सतर्क हो जा बेटा अभी भी। तो ऐसे लड़कियां बहुत आती है, बट देन तुम थोड़ी बेवकूफ है, तुम 63 का हो गया है। यू हैव टू गेट टीना, गेट मैरिड, यश की करियर है, बीइंग गोविंदा सन,
ही डिडंट टेल गोविंदा कि आप मेरे को इधर फोन कर दो, उधर फोन कर दो। नहीं किया, गोविंदा ने भी कोई हेल्प नहीं किया। मैं तो मुंह पे गोविंदा के बोला, मैंने तू बाप है कि क्या है बे के नाम। सुनीता का ऐसा मानना है कि अगर वो न्यूज में बनी रहेगी, गोविंदा को गालियां देती रहेगी, तो बहुत सारे फिल्म मेकर्स उसको अपनी फिल्म में लेंगे, वेब सीरीज में लेंगे और सुनीता बहुत फेमस हो जाएगी। सुनीता नंबर 1 एक्ट्रेस बन जाएगी। बताओ साला, एक ही जीवन में क्या क्या देखना पड़ेगा। ऊपर वाले ने किस गोले पे मुझे भेज दिया। तो अब सुनीता ने एक नया पॉडकास्ट किया है और उसमें गोविंदा को खूब भर भर कर गालियां दी है। सुनीता ने कहा है कि मैं नेपाली हूं गोविंदा, सुधर जा, किसी दिन मैंने खुखरी निकाल दी ना तो तेरा काम तमाम हो जाएगा। बस ही मैडम जी, किसी दिन निकाल ही लो, मैं तो कहता हूं। सुनीता ने आगे कहा कि गोविंदा 65 इयर्स का बुढ़ा है, इसके बावजूद भी ये सुधर नहीं रहा है। ये एक यंग लड़की को डेट कर रहा है और इसके लिए मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। ये एक घटिया आदमी है। अगर ये अच्छा आदमी होता तो इस उम्र में एक इतनी यंग लड़की को डेट नहीं करता। सुनीता ने आगे गोविंदा से पूछा है कि तू किस किस्म का बाप है, कैसा घटिया बाप है कि तू अपने बेटे की भी हेल्प नहीं कर रहा है। तुमने अपने बेटे को कहीं भी रिकमेंड नहीं किया है। तुमने किसी भी निर्माता से नहीं कहा कि तुम्हारे बेटे को लॉन्च करे। तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई है, तुमने कभी उसकी शादी के बारे में नहीं सोचा। अगर तू अच्छा बाप होता तो बेटी की शादी कराता, बेटे को लॉन्च होने में हेल्प करता, लेकिन तू अपने बच्चों की भी हेल्प नहीं कर रहा है। तू एक घटिया बाप है, तू एक घटिया आदमी है। एक कहावत है कि इज्जत घर से शुरू होती है। घर वाले इज्जत करेंगे तो बाहर वाले भी इज्जत करेंगे। अब जब घर वाले ही इज्जत नहीं करेंगे तो बाहर वाले क्यों करेंगे? तो जब गोविंदा के बच्चे ही उसकी इज्जत नहीं करते, जब गोविंदा की वाइफ ही उसको ऑन कैमरा भर भर कर गालियां देती है, जब गोविंदा की पत्नी ही उसकी इज्जत नहीं करती, तो बाहर वाले उसकी इज्जत क्यों करेंगे? आज की तारीख में गोविंदा की कोई इज्जत नहीं करता। बॉलीवुड वाले भी गालियां देते हैं, बाहर वाले भी गालियां देते हैं। और एक और कहावत है कि इज्जत और जिल्लत ऊपर वाले के हाथ में है। इंसान के चाहने से कुछ नहीं हो सकता। तो ऊपर वाले ने गोविंदा को ऐसी जिंदगी दे दी है जिसमें बुढ़ापे में जिल्लत ही जिल्लत है, इज्जत बिल्कुल नहीं है। इसी हफ्ते आमिर खान टिंगू की एक फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है हैप्पी पटेल। क्या भाई साहब, हैप्पी पटेल। भाई साहब, जिस थिएटर पर यह फिल्म लगी है वहां इतनी भीड़ आ गई है कि कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है। वहां दंगे हो गए हैं, पुलिस को आना पड़ा, लाठी चार्ज करना पड़ा, तब तो पब्लिक कंट्रोल में आई। लोगों का कहना यह था कि भाई अगर टिंगू की यह फिल्म हमने नहीं देखी तो हमारी जिंदगी बर्बाद है, खत्म है, बेकार है। अगर हमने टिंगू की यह फिल्म नहीं देखी तो हम किस लिए इस दुनिया में हैं? टिंगू भाई, कुछ तो शर्म कीजिए, कुछ तो मर्यादा रखिए। क्यों ऐसी ऐसी फिल्में बनाते हो यार? थोड़ी तो शर्म करो भाई साहब। आप मुझे बताओ, आपने इस फिल्म पर 40-50 करोड़ रुपए लगाए हैं, ऊपर से लोगों से गालियां खा रहे हो। क्या मतलब है इस बात का? अरे अगर ये 40-50 करोड़ रुपए आप गरीबों में बांट देते तो गरीब लोग आपको इज्जत देते, गरीब लोग आपको दुआ देते, आपका भला होता। ऐसी ऐसी फिल्में बनाकर क्यों अपने पैसे बर्बाद कर रहे हो यार? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म ने पहले दिन बिजनेस किया 1 करोड़ रुपए का, दूसरे दिन बिजनेस किया तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का। बताओ। और आमिर खान इस फिल्म का हीरो है। आमिर भाई, कसम से टिंगू भाई, इज्जत जीरो हो गई है आपकी। आज की तारीख में आपके ड्राइवर, ऑफिस बॉय, नाई, धोबी, कसाई, हलवाई, सिक्योरिटी गार्ड को भी आपकी फिल्म नहीं देखनी। पब्लिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। आप यकीन कीजिए, आपके पड़ोसी को भी आपकी फिल्म नहीं देखनी है। टिंगू भाई, आपको तो पता ही है कि आपकी पिछली 4-5 फिल्में सुपर डुपर फ्लॉप है। तो अब मान लो कि पब्लिक को आपकी फिल्म नहीं देखनी है, और मेरे ख्याल में अब आपको इज्जत से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। ये धंधा छोड़ देना चाहिए। एक्टिंग आपका काम नहीं है। आप यकीन कीजिए, पब्लिक को आज के वक्त में आपकी फिल्म फ्री भी नहीं देखनी है। मेरी बात मान लो भाई साहब, छोड़ दो ये काम। बॉलीवुड में एक फ्लॉप डायरेक्टर है जिसका नाम है आनंद एल रॉय, जिसके साथ बॉलीवुड का कोई भी एक्टर काम नहीं करता। यही वजह है कि वो हमेशा धनुष के साथ फिल्में बनाया करता है। कुछ दिनों पहले आनंद की एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था तेरे इश्क में। बहुत ही खराब फिल्म थी, बहुत ही वाहियात फिल्म थी, बहुत ही घटिया फिल्म थी। इसके बावजूद भी इस फिल्म ने इतना बिजनेस कर लिया कि जो पैसे इसमें इन्वेस्ट हुए थे वो रिकवर हो गए। लेकिन आनंद ने गलती ये की कि उसने इस फिल्म को रांझना का सीक्वल बताया। रांझना का सीक्वल करके ही इस फिल्म का प्रमोशन किया। और रांझना फिल्म के प्रोड्यूसर थे इरोस।
तो अब इरोस ने 84 करोड़ का क्लेम कर दिया है आनंद एल रॉय के ऊपर। इरोस का कहना है कि हमारा 84 करोड़ का नुकसान हुआ है, वो आपको हमें देना है, क्योंकि आपने अपनी फिल्म को रांझना का सिक्वल बताकर लोगों को दिखाया। आपने अपनी फिल्म को रांझना का सिक्वल बताकर ही प्रमोशन किया, और जब रांझना फिल्म आपकी नहीं है तो आप ये नहीं कर सकते। अब ये केस ऐसा तो नहीं है कि आसानी से खत्म हो जाएगा। अब ये केस जाएगा अदालत में और अदालत ही फैसला करेगी कि कौन सही है कौन गलत है। वाकई ही इरोस को 84 करोड़ रुपीस मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। न जाने कितने सालों से सलमान खान की फिल्म ही रिलीज होती थी ईद पर। कोई और एक्टर अपनी फिल्म ईद पर रिलीज करने की सोचता भी नहीं था। कोई भी एक्टर उस वक्त तक अपनी फिल्म को ईद पर रिलीज नहीं करता था जब तक सलमान परमिशन नहीं देता था। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से ईद का मालिक सलमान खान था। और मैं हमेशा ही आप लोगों को बताता हूं कि भाई बॉलीवुड में चढ़ते सूरज को सलाम किया जाता है, डूबते सूरज को कोई नहीं देखता। यहां उस आदमी की इज्जत होती है जो हिट है, जो फ्लॉप है उसकी कोई इज्जत नहीं करता। यही वजह है कि अब सलमान खान को कोई भी ईद पर फिल्म रिलीज नहीं करने देगा। ईद 26 पर रिलीज हो रही है धुरंधर 2, और यही वजह है कि सलमान को अपनी फिल्म बैटल ऑफ गलवान किसी और डेट पर रिलीज करनी पड़ रही है, ईद पर रिलीज नहीं कर रहा है। जब धुरंधर हिट हो गई और यह पता चल गया कि धुरंधर 2 बहुत बड़ी हिट होने वाली है, बहुत बड़ी ओपनिंग लेने वाली है, तो सलमान ईद छोड़कर भाग गया। यही हाल ईद 2027 का है। उस ईद पर प्रभास की फिल्म रिलीज होने वाली है स्प्रिट, और यही वजह है कि अगले साल की ईद पर भी सलमान अपनी फिल्म रिलीज नहीं कर पाएगा। अपनी फिल्म उसको किसी और डेट पर रिलीज करनी होगी। यानी कि अब ईद पर सलमान की फिल्म रिलीज नहीं होगी। यह इस बात का सबूत है कि सलमान फ्लॉप हो चुका है। सलमान की फिल्में आज नहीं चलती है। आज की तारीख में बॉलीवुड का कोई भी एक्टर सलमान के साथ अपनी फिल्म रिलीज करने से नहीं डरता है। तो बस अब तो यही कहा जा सकता है सलमान भाई कि एक वो भी वक्त था और एक ये भी वक्त है भाई साहब। मामला खत्म हो गया, टाटा बाय बाय हो गया भाई साहब। एक सिंगर है बी प्राक टकला। ये टकला के जोर लगाकर किसी भी गाने को गाता है। इसकी आवाज तब तक निकलती ही नहीं है जब तक ये के जोर ना लगा दे। बताया जाता है कि बी प्राक शो करने के पैसे भी काफी लेता है और गाना गाने के भी पैसे काफी लेता है। बस यही बात बिश्नोई गैंग की नजर में आ गई। अब बिश्नोई गैंग ने इसको फोन करके कहा है कि भाई साहब 10 करोड़ रुपए दे दे। कितने भाई साहब? 10 CR दे दे, नहीं तो बचेगा नहीं। और बी प्राक ने चंडीगढ़ के पुलिस थाने में कंप्लेन की है। बताया है कि बिश्नोई गैंग उसको धमकी दे रहा है, 10 करोड़ रुपए मांग रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि टकला पैसे देगा या नहीं देगा। आप सभी जानते हैं कि तब्बू ने शादी नहीं की। तब्बू हमेशा ये दिखाती रहती है कि वो अजय देवगन को बहुत प्यार करती है बचपन से ही, और यही वजह है कि उसने शादी नहीं की। अब ये तो तब्बू को ही पता है कि वो सच बोल रही है या झूठ बोल रही है। लेकिन तब्बू ने एक बहुत ही कमाल का स्टेटमेंट दिया है। तब्बू ने कहा है कि देखो, आदमी मुझे सिर्फ बेड में चाहिए। भाई साहब, राजू हिरानी ने एक फिल्म बनाई थी संजोर, भाई साहब उसका जो डायलॉग है गप्पा गप गप्पा गप गप्पा गप, मुझे बहुत पसंद है भाई साहब। तो तब्बू मैडम का कहना यह है कि जब मैं संजू फिल्म देखती हूं उस वक्त मुझे एक आदमी चाहिए बेड में, मेरे बिस्तर पे, नहीं तो मुझे आदमी की क्या जरूरत है। आदमी की मुझे बिल्कुल कतई कोई जरूरत नहीं है। मैं सिंगल हूं, मस्त हूं, खुश हूं, मुझे शादी नहीं करनी है। मैडम जी, मुझे तो लगता है कि बेड में भी आदमी की आपको जरूरत नहीं है। आजकल तो बहुत ही नई नई टेक्निक आ गई है मैडम जी, तो कोई नई टेक्निक इस्तेमाल कर लो। आदमी की जरूरत ही क्या है। धमाल 4 बनकर तैयार हो गई है और यह फिल्म रिलीज होगी 12 जून को। इसका हीरो है अजय देवगन। अजय देवगन कैसी फिल्में बनाता है वो आप लोगों को पता ही है। 10 फिल्में बनाता है, 1 हिट होती है, 9 फ्लॉप होती है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है इंदर कुमार साहब ने, और इसमें अजय देवगन के साथ है रितेश, अरशद, जावेद जाफरी। आज के वक्त में कॉमेडी फिल्में चल नहीं रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये फिल्म चल पाएगी या फ्लॉप हो जाएगी। धुरंधर ने अब तक बिजनेस कर लिया है तकरीबन 860 CR का, यानी कि ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि इस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस होगा तकरीबन 900 CR। और धुरंधर 2 रिलीज होने वाली है ईद पर, जिसको ओपनिंग लगेगी कम से कम 100 करोड़ रुपए की, और वो फिल्म कम से कम बिजनेस करेगी 1100-1200 करोड़ रुपए का। यानी कि जो धुरंधर 1 और 2 का बिजनेस होगा वो होगा तकरीबन 2000 करोड़ प्लस। ये कितना बड़ा बिजनेस है कि फिल्म को रिलीज करने से पहले
या फिल्म को बनाने से पहले ये सोचा भी नहीं जा सकता था, लेकिन हकीकत यही है कि ये फिल्म 2000 करोड़ रुपए प्लस का बिजनेस करेगी, यानी कि ये फिल्म एक सोने की खान बन गई है निर्माताओं के लिए। अब अचानक जॉन अब्राहम का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जॉन कह रहा है कि मैं कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में कभी नहीं बनाऊंगा, मैं एडल्ट कॉमेडी फिल्में कभी नहीं बनाऊंगा, मैं ऐसी फिल्में कभी नहीं बनाऊंगा जिनको प्रोपेगेंडा फिल्म कहा जाए। People have also liked Kashmir Files, but what I'm trying to say is that when films are being made with the intent to sway people in a hyper-political atmosphere and they find an audience, that's scary. And to answer your question, no, I've never been tempted. And I'm never going to make those kind of films. Just like I can't make adult comedies. It's difficult for me to produce those kind of films or even act in those kind of films. So जॉन ने यह भी कहा कि पब्लिक ने छावा पसंद की, छावा बहुत बड़ी हिट है, लेकिन ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, मैं ऐसी फिल्म में कभी भी काम नहीं करूंगा। किसी हद तक जॉन जो कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। अगर मैं भी जॉन की जगह होता तो यही करता, यही कहता जो जॉन कह रहा है। मुंबई में बीएमसी चुनाव हो गए हैं, बीजेपी जीत गई है, जो नया मेयर होगा वो बीजेपी का ही होगा। अब जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना की हार हो गई है तो कंगना चुप कैसे रह सकती थी, क्योंकि जब कभी उद्धव सीएम था महाराष्ट्र का, उस वक्त बीएमसी ने कंगना का घर तोड़ दिया था और उस वक्त कंगना ने एक वीडियो रिलीज किया था, कहा था कि उद्धव आज तुमने मेरा घर तोड़ा है, एक दिन तेरा गुरूर जरूर टूटेगा, एक दिन तू हार जाएगा, खत्म हो जाएगा। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है उद्धव ठाकरे। ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो अब कंगना ने अपने अल्फाजों को रिपीट किया है और कंगना ने कहा है कि मैं बहुत खुश हूं कि उद्धव की हार हो गई है, शिवसेना की हार हो गई है, इनके काम ही ऐसे थे, इनके कारनामे ही ऐसे थे कि इनका सफाया होना ही था। कहने का मतलब यह है कि एक तरह से कंगना दीदी को सुकून मिला, वही हो गया जो कंगना दीदी चाहती थी। यूपी में एक मिनिस्टर है जिसका नाम है रघुराज, उसने कुछ ऐसी बातें कही है जो किसी भी मिनिस्टर को नहीं कहनी चाहिए। पहले तो उसने कहा कि सलमान देशद्रोही है, इसको जेल में डाला जाना चाहिए, ये बहुत बड़ा क्रिमिनल है। देखिए, सलमान खान देशद्रोही है, सलमान खान को पाकिस्तान से ज्यादा प्यार है, पाकिस्तान चला जाए, क्योंकि हिंदुस्तान के हिंदुओं को अपना नैन बटक्का दिखाकर पैसा कमाता है और पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, बांग्लादेश को सपोर्ट करता है, केवल मुसलमानों को सपोर्ट करता है और हिंदुओं से कमाता है, तो ये देशद्रोही है, इसको तो फांसी होनी चाहिए। और फिर अगले ही दिन अपने बयान से मुकर गया, फिर कहा कि जो कुछ भी उसने कहा था वो शाहरुख खान के लिए कहा था। उसने कहा कि शाहरुख खान को पाकिस्तान से बहुत प्यार है, शाहरुख खान देशद्रोही है, शाहरुख खान को सजा होनी चाहिए, शाहरुख खान को फांसी होनी चाहिए, ना जाने क्या क्या बकवास की। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसे लोगों पर एफआईआर क्यों नहीं होती, ऐसे लोग जेल क्यों नहीं जाते, क्योंकि किसी को भी देशद्रोही कहना एक बहुत बड़ा क्राइम है। बीएमसी चुनाव हुए थे, उसमें आमिर खान वोट डालने गया था और जब आमिर खान वोट डालकर आ रहा था तो मीडिया ने आमिर खान से कुछ पूछा, आमिर खान ने मराठी में उसका जवाब दिया। जब मीडिया वालों ने कहा कि सर हिंदी में भी बोल दीजिए, तो आमिर खान ने कहा कि कैसी बात कर रहे हो, मरवाओगे? अरे भाई ये महाराष्ट्र है, यहाँ हिंदी नहीं बोली जा सकती, यहाँ सिर्फ मराठी में बात की जा सकती है। तर नक्की या आणि वोट द्या अपना। तो हिंदी में बताइए। हिंदी में ये महाराष्ट्र है भाई। और आमिर का ये वीडियो देखकर सब लोग कह रहे हैं कि आमिर ने राज ठाकरे का मजाक उड़ाया है, आमिर ने एक तरह से राज ठाकरे को आईना दिखाया है। अब ये आप डिसाइड कीजिए कि जो आमिर खान ने कहा है वो किसका मजाक उड़ाने के लिए कहा है, वाकई ही राज ठाकरे का मजाक उड़ाया है या आमिर खान ने ऐसे ही कुछ कह दिया है। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपने देखा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।